जय हिंद, जय संविधान। महिला पर्यवेक्षक के अंदर पाचन तंत्र का पूरा टॉपिक दे रखा है, उसके बारे में आज डिटेल से थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र के चरण की, कि कितने चरणों में पाचन पूर्ण होता है। तो वो होता है 4 चरणों में। सबसे पहले हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया अवशोषण, तीसरा हो गया स्वांगीकरण, भी अवशोषण के अंदर ही आता है, स्वांगीकरण भी अवशोषण के अंदर ही आता है। तीसरा हो गया पाचन, चौथा हो गया निष्कासन। देखो भाई, पहले की यदि मैं बात करूं, पहला हो गया अंतर्ग्रहण। कौन सा हो गया? अंतर्ग्रहण, पहला चरण। दूसरा हो गया पाचन, तीसरा हो गया अवशोषण या स्वांगीकरण, अवशोषण और स्वांगीकरण दोनों, और स्वांगीकरण, ये कौन सा हो गया? तीसरा। चौथा हो गया निष्कासन या मलत्याग, है ना भाई, या मलत्याग ही बोल सकती इसको आप, बाहर निकालना। इसके बारे में डिटेल से देखो भाई। अंतर्ग्रहण, क्या? अंतर्ग्रहण, मुख गुहा के अंदर भोजन किया, उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, उसको ही बोलते हैं अंतर्ग्रहण। दांतों ने उसको चबाया, चबा के टुकड़े छोटे छोटे कर दिए, उसको बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। अवशोषण की बात करूं मैं, अवशोषण बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़ों का अवशोषण, वो तो होता है, उसको बोलते हैं अवशोषण। पाचन हो गया, उसके बाद में होता है अवशोषण। स्वांगीकरण के लिए मैं बात करूं, स्वांगीकरण का मतलब होता है अवशोषण किया हुआ पदार्थ, अवशोषण किया हुआ पौष्टिक तत्व शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। उसके बाद में आता है निष्कासन, जो बच गया अवशोषण करने के बाद पश्चात जो कुछ बच गया ना पदार्थ, उसका बाहर निकलना ही वो कहलाता है निष्कासन या मलत्याग। अंतर्ग्रहण की बात करूँ तो अंतर्ग्रहण, अंतर गया, दांतों द्वारा चबाया। किसके द्वारा चबाया? दांतों द्वारा चबाना, वो कहलाता है पाचन। दांतों ने चबाया तो पाचन किया होगा। पाचन होता क्या? पाचन होता है बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, या बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर मैं डिटेल में बता रहा हूँ ना, आपकी शायद किताब में इतना डिटेल से नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊँ। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से लेके आता हूँ सारे क्वेश्चन। आप कहोगे कि आप लाइव क्यों नहीं आते? तो भाई मैं लाइव नहीं आ सकता, क्योंकि लाइव आने के लिए मेरे पास जितने भी उपयोगी संसाधन हैं जो काम में आते हैं लाइव आने के लिए, वो मेरे पास एक भी नहीं है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ सकता। उसके बारे में बात करूँ आहार नाल की, यहाँ से जो शुरू होकर यहाँ जो एंड हो रही है वो होती है आहार नाल। क्या होती है? आहार नाल। आहार नाल के अंदर यकृत, लीवर, फीवर जो है वो नहीं आते। आहार नाल के अंदर लीवर नहीं आते। हाँ, पाचन तंत्र के अंदर आते हैं। पाचन के अंदर तो आते हैं कौन? लीवर भी आता है, पित्ताशय भी आता है, अग्नाशय भी आते हैं, सारे किसके अंदर आते हैं? पाचन के अंदर आते हैं, लेकिन आहार नाल के अंदर नहीं आते। आहार नाल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरी आहार नाल है। मुख गुहा है, ग्रसनी है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये क्या है? आहार नाल। सब आहार नाल की लंबाई की बात करूँ मैं, किसकी? आहार नाल की लंबाई बताओ। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट। कितनी होती है? 32 फीट। आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट। यदि मैं मीटर में बात करूँ, किसमें? मीटर में, आहार नाल की लंबाई की मीटर में बात करूँ तो वो होती है 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ऐसी भी आ सकता है। आहार नाल में सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है? आहार नाल में सबसे बड़ा अंग कौन सा? आहार नाल में तो वो होती है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। यदि बड़ी आंत की बात करूँ मैं, किसकी? बड़ी आंत की यदि बात करूँ, बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 से 1.8 मीटर। ये होती है बड़ी आंत की लंबाई। छोटी आंत की हो गई, बड़ी आंत की हो गई, आहार नाल की हो गई। अब देखो भाई,
लीवर जो है ना, मैंने आपको पहले बता दिया, लीवर जो है वो आर्नाल का हिस्सा नहीं है। लीवर जो वो आर्नाल का हिस्सा नहीं है। यदि मैं लार की बात करूँ, किसकी? लार की। ये होती है लार। लार कहाँ बनती है? मुखुआ के अंदर लार बनती है। लार का पीएच होता है कितना? 6.8। कितना होता है? 6.8 क्या होता है? लार का पीएच होता है। देखो 6.8 लार का पीएच होता है, तो आपको मन में आ रही होगी कि पर डे लार कितनी बनती है? पर डे लार कितनी बनती है भैंस के अंदर? हमारे अंदर कितनी बनती है? तो हमारे अंदर बनती है लार कितनी बनती है? तो बनती है 1 से 1.5 लीटर। कितनी बनती है? 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। वही यदि यूरिया की बात की जाए ना, तो यूरिया भी इतना ही बनता है। यूरिन भी इतना ही बनता है। कितना? 1 से 1.5 लीटर यूरिन भी बनता है। दोनों सेम है, जितनी लार बनती है लगभग लगभग उतना ही यूरिया बनता है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। पर डे बनती है। यदि बच्चों की बात की जाए, बच्चों में कुछ ज़्यादा बनती है। बच्चों में कुछ ज़्यादा बनती है। क्यों बनती है बच्चों में ज़्यादा, वो आपको लास्ट में बता दूंगा बच्चों में ज़्यादा क्यों बनती है। इसके बाद में बात की जाए पीएच, लार का पीएच। किसका? लार का पीएच। पीएच का आपको मन में आ रहा होगा, पीएच की फुल फॉर्म तो आपको सबको पता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या है? यदि आप नहीं मानो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसका पीएच होती है? लार की, उसकी पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है। आपके मन में क्या एक सवाल आ रहा होगा कि अभी बरसात का टाइम है। किसका टाइम है? बरसात का टाइम है। और आप सोच रहे होगे कि सर जी बरसात का पानी होता है, उसका पीएच कितना होता है? यदि मैं बात को करूँ बरसात का पानी की, बरसात का पानी की, जब तक शुद्ध है ना, जब तक बरसात का पानी शुद्ध है, बिल्कुल प्योर, उसका पीएच होता है 7। कितना होता है पीएच? उसका पीएच होता है, पीएच होता है 7। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का। किसका? शुद्ध जल का। शुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जो होता है वो होता है विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक होता है कौन सा जल? शुद्ध जल। अब देखो, आपको प्रैक्टिकल करके मत देखना भाई। आपने एक बाल्टी के अंदर लिया बारिश का पानी, उसके अंदर लाइट के दोनों, करंट के दोनों तार डाले, आपने हाथ डाला, आपके करंट 100% आएगा। क्यों आएगा? कि बरसात का पानी तो शुद्ध होता है ना, करंट नहीं आना चाहिए। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे वायुमंडल के अंदर पूरे में प्रदूषण फैला हुआ है, पॉल्यूशन फैला हुआ है। किसी न किसी के तत्व आके मिलते हैं, किसी न किसी के तत्व आके मिलते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, देखो भाई सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो कहाँ है? वायुमंडल के अंदर है। कौन सा? यदि मान लो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जल अभिक्रिया करेगा, जल अभिक्रिया करेगा तो आपको पता है क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा। अब ये बन गया, ये बन के नीचे आ रहा है, तो हमारे लिए हानिकारक है कि नहीं है? हानिकारक है ना। इसका ध्यान रखना, आपको कभी प्रैक्टिकल नहीं करना। हाँ, प्रैक्टिकल यदि आपको करना ही है ना, तो कभी आपको यदि बुखार आ जाए ना, क्या आ जाए? बुखार आ जाए, तब देखना। बुखार आ जाए तो डॉक्टर ऐसे इंजेक्शन भरता है, आपको लगाता है ना, वो जो उस इंजेक्शन का पानी है ना, वो होता है शुद्ध। वो क्या होता है? शुद्ध। तो आपको बहुत सारे ऐसे वो लेने हैं इंजेक्शन, तोड़ना है, बाल्टी के अंदर भरना है, दोनों तार उसके अंदर डालने हैं, आपको हाथ डालना है, उसके अंदर आपके करंट नहीं आएगा। यदि चेक करना चाहो तो आप आपके लिए हैं। ये आपके समझ में आ गया? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो भाई, इसको मैंने मिटा दिया। उसके बाद में देखो भाई, उसके बाद में देखते हैं। यदि मैं बात करूँ किसकी? लार की बात कर रहा था ना मैं, लार की बात करूँ मैं, लार की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड। कौन सी होती है? पैरोटिड। पैरोटिड जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है हमारे जबड़ों के नीचे। हमारे जबड़ों के नीचे पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है ना भाई। अब देखो भाई, उसके बाद में देखो, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारे जबड़ों के पिछली तरफ, यहाँ पाई जाती है। जब इस ग्रंथि में कुछ मिस्टेक या कमी आ जाती है ना, तो उससे एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं गलसुआ। कौन से? गलसुआ। फूल जाते हैं ना भाई अपने गालों के नीचे, है ना, वो जाते हैं गलसुआ। गालों के नीचे होते हैं इसलिए उनको गलसुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलसुआ बोलते हैं। इस तरह भी फूल गया, इस तरह भी फूल गया,
जो कभी कभी एक तरफ हो जाता है, वो किस कारण होता है? वो होता है इस ग्रंथि द्वारा, पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा। पैरोटिड के बारे में यदि आपको बताऊं मैं, पैरोटिड जो है वो इंसानों में तो भलाई का काम करती है, इंसानों में तो फायदे का काम करती है, लेकिन जो सांपों में है ना वो जहर का काम करती है। वो कैसे करती है आपको बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लो। यदि लार ग्रंथियों की संख्या की बात करूँ मैं, लार ग्रंथियों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6 संख्या होती है। जोड़ी की बात की जाए, क्वेश्चन आ सकता है भाई कितनी जोड़ी होती है लार ग्रंथियों की? जोड़ी होती है 3 जोड़ी में। कितने में? 3 जोड़ी होती है। अब बात करूँ मैं पैरोटिड की कि सांप में जहर का कार्य कैसे करती है। देखो, सांप के अंदर जो होती है वह पैरोटिड ग्रंथि तो होती है जो आपके खाया और आप सीधे हॉस्पिटल पहुंचोगे, वरना आप सीधे ऊपर पहुंचोगे। सांपों में 2 तरह का जहर होता है। वो हो गया किंग कोबरा जैसा खतरनाक सांप खा गया, वो क्या करता है आपके पूरे शरीर को पैरालाइसिस करता है ना भाई, लकवा वकवा मार देता है, उसको बोलते हैं पैरालाइसिस। वो हो जाता है 1-1.5 घंटे में अंदर आपको उपचार मिल गया, ठीक है, वरना आप सीधे ऊपर हो जाएंगे। एक जहर ऐसा होता है वो सीधे आपके रक्त का थक्का शरीर में नहीं, सीधा दिमाग में बनाता है। सीधा दिमाग, देखो भाई सांप जब भी आपको खाए ना तो वो बनता है रक्त का थक्का ही बनता है। सांप जब भी खाए वो बनता है रक्त का थक्का बनता है। आपको यहाँ खा गया, हो सकता है आपको इतना हिस्सा ही बने, लेकिन कभी कभी एक ऐसा सांप होता है उसके अंदर जहर होता है, कुछ खतरनाक वाला होता है, वो सीधे आपको दिमाग को स्विच ऑफ कर देता है, आपके ब्रेन को ही स्विच ऑफ कर देता है। आपका ब्रेन स्विच ऑफ यहाँ होता है और आपके दरवाजे ऊपर खुल जाते हैं, आपके दरवाजे ऊपर खुल जाते हैं। यदि आपको 1-1.5 घंटे के अंदर यदि आपको इलाज नहीं मिला तो खुल जाते हैं ऊपर वाले दरवाजे। ये हो गया सांप की बात हो गई। किसकी बात हो गई? सांप की बात हो गई। तो आपको शायद में समझ में आ रहा होगा पूरा पूरा ही। मैं बच्चों की बात कर रहा था। किसकी? बच्चों की बात कर रहा था मैं कि बच्चों में कुछ ज़्यादा बनती है लार, इसलिए बनती है। देखो भगवान ने जब भी बनाया ना वो बड़े सोच समझ के बनाया होगा। भगवान ने जब भी बच्चों को या बड़ों को बनाया होगा बड़े सोच समझ के बनाया होगा। देखो कितना आगे होगा भगवान की टेक्नोलॉजी, कितनी आगे होगी जो उसने इतना सोच समझ के दिमाग लगा के बनाया होगा। बच्चे क्या करते हैं अक्सर, मिट्टी खा गए, मिट्टी में पड़ा हुआ कुछ भी खा गए, किसके हाथ लगाया, कुछ क्या किया, वो लार सबको ख़त्म कर देती है। लार सबको ख़त्म कर देती है। लार हमारे शरीर में एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। हमको बचाती है रोगों से, हमको बचाती है संक्रमणों से, हमको बचाती है ताकि हमारे अंदर कोई रोग ना पहुंचे। अधिकतर बच्चों में ज़्यादा इसलिए बनती है क्योंकि बच्चे गंदी चीज़ ज़्यादा खाते हैं। बच्चे गंदी चीज़ ज़्यादा खाते हैं इसलिए बच्चों में ज़्यादा बनती है लार। लार हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। लार हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। आपके पाचन तंत्र से आने वाले लगभग सारे क्वेश्चन, पाचन तंत्र से लगभग आने वाले सारे क्वेश्चन है, 40% क्वेश्चन मैंने एक ही टॉपिक के अंदर एक ही वीडियो के अंदर सोल्व करा दिए। बाकी का बचा 60%। कितना बचा? 60%। 7% यदि आप कमेंट कर दोगे ना तो आपको आगे बता देंगे। उसके लिए छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है। आपको ये बताना है कि सर जी जो हमारा पेट है आमाशय क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। जो हमारा आमाशय अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है? बताओ। आपको कमेंट में बताना है। जब तक ये वीडियो यही इसी साथ में यदि मैं बात कर रहा था पाचन तंत्र की बात कर रहा था मैं। पाचन तंत्र में क्या है, आपने दांत जो है, दांत वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। कौन? दांत बहुत बढ़िया भूमिका निभाते हैं क्योंकि दांतों का काम होता है चीरना फाड़ना। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले होते हैं मोलर और प्रीमोलर। जो हमारे पीछे वाले दांत है वो हो गए मोलर, प्रीमोलर। जो डार्ड की बात करते हैं ना, डार्डो की, वो हो गए मोलर, प्रीमोलर। फिर बच गए कॉनियन, इंसाइजर। कैनियन या इंसाइजर वो हो गए हमारे ये जो दांतों के खूंटे होते हैं ना, खूंटे से लेकर आगे वाले सामने वाले दांत जिसे हम खाते हैं, वो हो गए कॉनियर और इंसाइजर दांत हो गए। यदि मैं दांतों की बात की जाए, दांतों का अध्ययन को, दांतों के अध्ययन इधर लिख देता हूँ। दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। इधर देख लो, दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कहीं तो आपको मिलेगा ओडोंटोलॉजी, कहीं मिलेगा आपको दांतों को बोलते हैं टीथ। क्या बोलते हैं? टीथ। टीथोलॉजी नहीं मिलेगा कभी भी आपको, हो सकता है मिल जाए टीथोलॉजी। तो टीथ, क्योंकि भाई दांतों का जो विशेषज्ञ होते हैं
उस आधार पर नहीं है तो दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। हो सकता है दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आपको ये कभी भी गलत करके नहीं आना है। देखो, दांत 3 प्रकार के आवरण से बने होते हैं। दांत 3 प्रकार से आवरण के बने होते हैं। सबसे ऊपरी परत होती है ना दांतों की, वो होती है इनेमल की बनी। किसकी बनी होती है? वो होती है इनेमल की बनी होती है। इनेमल की सबसे ऊपरी परत होती है दांतों की, ये सबसे मजबूत होती है, जो चमक है ना साफ साफ सफेद सफेद सी, वो होती है इनेमल की। किसकी होती है? इनेमल की। अब देखो, हम इनेमल जैसा कोई पदार्थ खाते नहीं है, इनेमल जैसा पदार्थ कोई हम खाते नहीं है। कभी देखना तो हमारे दांत घस जाते हैं ना ऊपर के, तो वो बनते नहीं है, वो बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम इनेमल जैसा कोई पदार्थ खाते नहीं है, इसलिए दांत बढ़ते नहीं है। बढ़ तो जाते हैं लेकिन बनते नहीं है दांत। किसी का दांत आधे बीच में टूट गया, किसी का दांत बीच में टूट गया तो वो बड़ा हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनेमल जैसा पदार्थ हम खाते नहीं है, और जब खाएंगे नहीं तो कैसे बढ़ेगा? किसी का मान लो कैल्शियम से मान लो हड्डी टूट गई, तो वो क्या करता है? दूध पीता है, तो बस दूध कैल्शियम की पूर्ति कर देता है, तो हड्डी धीरे धीरे जुड़ जाती है। ऐसा दांतों में नहीं होता, क्योंकि हम इनेमल खांसी ढूंढ के लेके आएंगे भाई। खांसी ढूंढेंगे, तुम ढूंढोगे, मैं ढूंढूंगा, कोई नहीं ढूंढेगा। इसलिए दांतों का बड़ी सेफ्टी से रखना चाहिए आपको। मिल गए, यदि बात की जाए कि मनुष्य के जीवन काल में कितने जोड़ी दांत आते हैं, मनुष्य के पूरे जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं? तो वो होते हैं 52। कितने दांत होते हैं? 52 दांत पूरे जीवन काल में मनुष्य के उग जाते हैं। कैसे उगते हैं, कैसे नहीं उगते, मैंने इसके बारे में पूरा वीडियो बना दिया, जाके आप ओडोंटोलॉजी वाले दांतों वाले अध्ययन में जाके देख लेना, मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। चलो, इसका आज तक यही है।